हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा वीडियो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के ऊपर है और ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम का बिल्कुल बेसिक वीडियो है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या इसके बारे में जानना चाहता है कैसे एग्जाम होता है और इसके डिटेल्स जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, तो इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें बताएंगे आपको, पहला है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसके सिलेबस का एक छोटा ओवरव्यू दूंगा। उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, जैसे उसमें एज का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने एग्जाम फॉर्म भर दिया तो क्या हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। फिर इसका नोटिफिकेशन कब आता है, इसको अप्लाई कब करते हैं, इसके लिए इसमें कितनी वैकेंसीज होती हैं, रॉन्ग आंसर देंगे तो क्या पेनाल्टी होगा, और फाइनली इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमें कौन कौन सी सर्विसेज में जॉब मिलेगी। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, तो कौन कौन सी सर्विसेज होती है जिनमें इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद जॉब मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। मतलब इस एग्जाम से कुछ लड़कों को या कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है जिनको कि मेंस एग्जाम लिखने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो प्रीलिम एग्जाम का मार्क्स होता है उसका मेंस के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ ये स्क्रीनिंग करेंगे और मेंस के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा भी है, फॉर स्क्रीनिंग ओनली सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। ये सिर्फ मेन एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए एग्जाम होता है। इसका फाइनल रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर्स होंगे और आपको उनमें से कोई एक सही पे टिक लगाना होता है। फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। यहाँ जो पेपर 2 होता है इसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, सीसैट भी बोला जाता है। ये जो पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब इसमें 33% पासिंग मार्क्स होता है। इसमें आपको 33% पासिंग मार्क्स लाना होता है, बस इतना ही। पेपर 2 में अगर आप 33% पासिंग मार्क्स लाते हैं तो आपका पेपर 1 चेक होता है। अगर पेपर 2 में आप नहीं ला पाते तो आपका पेपर 1 चेक ही नहीं होता। बट जो सिलेक्शन होता है वो पेपर 1 के मार्क्स के हिसाब से होता है। मतलब आप पेपर 2 में सिर्फ पास कर लीजिए बस, उसके बाद जो सिलेक्शन होगा आपका पेपर 1 के मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो जो पेपर 1 होता है इसमें 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के, या 200 क्वेश्चन होता है 1-1 मार्क्स का। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। जो पेपर 2 होता है उसके भी मार्क्स मैक्सिमम 200 होते हैं और इसका भी ड्यूरेशन 2 घंटे का ही होता है। अब एक सवाल है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। जैसे हमने प्रिलिमिनरी एग्जाम दे दिया, अब कितने लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये 12 से 13 टाइम्स, मतलब फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम मान लेते 1000 है तो 1000 का 12 गुना हो गया 12000 और 13 गुना हो गया 13000। तो 12000 से लेके 13000 के बीच में लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि मेंस एग्जाम लिख पाएंगे। तो 12 to 13 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी होगी उसकी 12 से 13 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स में, जो कि मेंस लिख पाएंगे। अब फ्रेंड्स, ये तो पहला एग्जाम हो गया। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम होता है उसका नाम है मेन एग्जामिनेशन। मेंस भी बोलते हैं, मेन एग्जामिनेशन। देखिए, मेन एग्जामिनेशन वही लिखते हैं, दो जो क्वालिफाई इन प्रीलिम्स एग्जाम विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राइट मेंस एग्जाम। जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा उसे मेन लिखने का मौका मिलेगा। मेन एग्जाम जो होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला रिटेन एग्जाम होता है जो कि सब्जेक्टिव होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है जो कि पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं 3 स्टेजेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन यूपीएससी के टेक्निकल टर्म्स में देखें तो 2 ही स्टेज बोलते हैं। पहला हो गया प्रीलिम्स और दूसरा हो गया मेन। ये 2 कहने का कारण है क्योंकि जो मेंस के बाद जो सिलेक्शन होता है वो रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों मार्क्स को जोड़ के फिर सिलेक्शन होता है, इसीलिए इसे
मेन के अंदर ही रखा गया है, मतलब ये दोनों को जोड़ के फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रिटेन पेपर होते हैं, रिटेन एग्जाम, उसमें 9 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 में से 7 पेपर को मेरिट के लिए लिया जाता है, इसके मार्क्स को मेरिट के लिए काउंट किया जाता है। और 2 पेपर जो होते हैं, ये 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। ये 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और दूसरा कोई इंडियन लैंग्वेज का। और ये जो दोनों पेपर होते हैं, ये 10th लेवल के ही होते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं, 10th लेवल के। और इसमें 25% पासिंग मार्क्स होता है, मतलब आप 25% पासिंग मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। फिर आपके जो 7 पेपर है, इनका मार्क्स जोड़ के आपको रैंकिंग बनाया जाएगा। सिर्फ इनका ही नहीं मार्क्स जोड़ा जाएगा, इन 7 पेपर प्लस जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा, इन दोनों को जोड़ के फाइनल रैंकिंग तैयार की जाएगी। तो यहां मैंने लिखा है 7 पेपर्स काउंटेड फॉर मेरिट। ये जो 7 पेपर है, मेरिट के लिए काउंटिंग की जाएगी, क्योंकि इनके मार्क्स जोड़े जाएंगे प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, और फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ये जो 7 पेपर हैं, ये 1750 मार्क्स के होते हैं। और ये जो 2 पेपर जो क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, ये आपके इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के होते हैं। 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, 10th लेवल का होता है, सिंपल पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने मोटा मोटी देखा मेंस एग्जाम। अब मैं मेंस एग्जाम को थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूं, इसका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखिए मैंने आपको बताया मेंस एग्जाम में पहले तो क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये क्वालिफाइड पेपर जो होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होगा कोई भी इंडियन लैंग्वेज, जो कि आप सेलेक्ट करेंगे, और पेपर बी होगा इंग्लिश का। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे और इनमें 25% पासिंग मार्क्स चाहिए। ये कंपलसरी आपको 25% पासिंग मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आपके इन पेपर के मार्क्स जोड़े जाएंगे। अगर आपके इसमें पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं तो आपने इसमें कितना भी अच्छा लिखा, आपकी मेरिट में काउंटिंग नहीं होगी। बट ये बहुत ही सिंपल होते हैं, 10th लेवल का होता है, इसलिए आप इसको इजीली कर सकते हैं। 1 वीक का प्रिपरेशन बहुत है इन दोनों के लिए, 1 से 2 वीक का। अब हमारे मेन पेपर्स पे आ जाते हैं। जो मेन पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पेपर होते हैं और इंटरव्यू होता है। तो देखिए 7 पेपर में जो पेपर 1 होता है वो ऐसे का होता है 250 मार्क्स का। ये सारे पेपर 250 मार्क्स के ही होते हैं। पेपर 2 है जनरल स्टडीज 1, फिर जनरल स्टडीज 2, पेपर 3, पेपर 4 है जनरल स्टडीज 3, पेपर 5 है जनरल स्टडीज 4, मतलब 4 जनरल स्टडीज के पेपर है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद पेपर 6 और 7 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, कोई भी एक सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या आप अगर इंजीनियरिंग से हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए। तो इस तरीके से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होता है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, और उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो पेपर 6 होगा, जो दूसरा पेपर होगा वो पेपर 7 होगा। तो इस तरीके से हमारे 7 पेपर होंगे और सातों 250 मार्क्स के। यहाँ देखिए जनरल स्टडीज जो 1 है, इसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी, ये होगा। पेपर 3 जो जनरल स्टडीज 2 है, इसके अंदर होगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 3 जनरल स्टडीज 3 सॉरी पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 के अंदर का जो कंटेंट होगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 5 जो कि जनरल स्टडीज 4 है, इसके अंदर में होगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स ये सारे हैं। अब इनका टोटल मार्क्स है 1750, 1750। ये 7 पेपर के 250 मार्क्स के हैं, तो 250 250 इंटू 7 1750 हो जाएंगे। 1750 मार्क्स के हैं। अब होगा क्या फ्रेंड्स, देखिए रिटन एग्जाम जो होगा पहले कंडक्ट होगा, रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। रिटन एग्जाम में आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो इनके मार्क्स जोड़े जाएंगे, और इनके मार्क्स जोड़ के फिर इन मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो 2 इंटू वैकेंसी, जैसे 1000 वैकेंसी है तो 2000 लोगों को इस रिटन एग्जाम के बेसिस पे 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू का मार्क्स होता है वो 275 होता है, और इंटरव्यू स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इंटरव्यू में कम से कम 90 100 तो सबको मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स 275 होते हैं। अब देखिए, अब ये 1750 रिटन का प्लस 275 इंटरव्यू का, टोटल 2025 मार्क्स हो गए, 2025। इन पे रैंकिंग तैयार होती है।
इन पर रैंकिंग तैयार होगी और फिर आपको मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपको जो भी सर्विसेज है, जो आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है, उस हिसाब से आपको सर्विसेज अलॉट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए क्या एज लिमिट होती है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 से 32 साल का एज लिमिट है। 21 से 32 साल के बीच में आप ये पेपर लिख सकते हैं। जो ओबीसी हैं, जिनको रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, उनके लिए 3 साल का कंसेशन है, मतलब 21 से 35 साल तक ये एग्जाम लिख सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का कंसेशन है, मतलब 21 से 37 ईयर्स, 32 प्लस 5 37, 37 ईयर्स तक ये एग्जाम लिख सकते हैं। एज लिमिट के बाद अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, क्या कोर्स, क्या डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। तो आपके पास एक सिंपल डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, कंप्यूटर्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई सा भी, सिर्फ एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। BA, BSc, BA, BSc, BCom, B.Arts, BLLB, कुछ भी आप हो, एक बैचलर्स डिग्री बस जरूरी है। और पासिंग मार्क्स कुछ नहीं, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट पे पास लिखा होना चाहिए बस, कि आपने डिग्री पास कर लिया है। कोई भी परसेंटेज हो चलेगा, कोई भी डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब चलेंगे, कोई भी ग्रेड 60%, 70%, 80%, 90% सब चलेंगे। सिंपली आपको डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर की पासिंग होगा, कि आपने डिग्री पास कर लिया है, बस उतना ही चाहिए। और ये जो डिग्री होगी ये किसी अप्रूव्ड कॉलेज से होनी चाहिए, इंडिया के किसी भी कोने से अप्रूव्ड कॉलेज से डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और बेनिफिट्स है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है। कोई भी जैसे मान लेते हैं BA का 3rd ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर का, वो भी एग्जाम लिख सकता है, बशर्ते कि वो मेंस लिखने के पहले प्रूफ ऑफ पासिंग दे पाए। मतलब प्रीलिम्स तो लिख लेगा, लेकिन मेंस लिखने के पहले वो पासिंग का प्रूफ देना जरूरी है, तभी वो मेंस लिख पाएगा। तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी लिख पाएगा। यहाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम में हम लोग पास होते हैं तो मेंस लिखते हैं। यहाँ मेंस लिखने के पहले और प्रीलिम्स के बीच में जब पास होते हैं, पास कैंडिडेट को एक फॉर्म भरना होता है जिसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन होता है और इस फॉर्म में आप अपने सर्टिफिकेट्स के स्कैन्ड कॉपी भी फिलअप करते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो ये जो DF1 बोलते हैं इसको, DF1 जब आप भरते हैं उस समय तक आपको ये सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। मेंस के बाद फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जब क्वालिफाई करते हैं तो फिर एक फॉर्म भरना होता है DF2, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2। ये भी ऑनलाइन ही भरना होता है। इसके अंदर आप कुछ डिटेल्स जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देंगे, जैसे आपको IAS पहले चाहिए, IPS पहले चाहिए, IFS पहले चाहिए, ये सारी चीज़ें देंगे, जोन कैडर, ये सारे अपने प्रेफरेंस देंगे। तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी कर सकता है, बशर्ते कि वो DF1 लिखने के पहले पासिंग का प्रूफ दे पाए। तो ये हो गया एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बहुत ही क्लियर बताता हूं। जो जनरल कैंडिडेट्स है वो 6 बार ये एग्जाम लिख सकते हैं, जो OBC है वो 9 बार लिख सकता है, और SC ST के लिए कोई भी नंबर नहीं रखा गया, मतलब वो कितने भी बार चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, किसी ने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, उसने एग्जाम नहीं लिखा, तो क्या वो अटेम्प्ट में काउंट होगा? तो वो अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम नहीं लिखा है तो काउंट नहीं होगा। काउंटिंग तभी होगी जब आप एग्जाम लिखते हैं। इनफैक्ट जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, अगर आपने एक भी पेपर लिख दिया, पेपर 1 में भी आपने अटेम्प्ट कर दिया तो भी वो अटेम्प्ट माना जाएगा, या पेपर 2 किया तो भी अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपने कोई सा भी अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ फॉर्म भरा लेकिन छोड़ दिया, एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं गए, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इसके बाद इसकी फीस कितनी होती है? तो इसकी फीस 100 रुपये होती है। इसमें बहुत से लोगों को कंसेशन मिलते हैं, जैसे फीमेल को है, SC ST और भी बहुत से कंसेशन से वो मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और जो एज का लिमिट है उसमें भी जैसे वार के जो सर्विसमैन वगैरह हैं उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। इसके बाद इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन टाइम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो नॉर्मली फरवरी या मार्च में आता है, और इसका एप्लीकेशन भी वही 20-25 दिन के अंदर करना रहता है। जैसे
2020 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ वो हुआ है 12 फरवरी 2020 को, और इसका एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2020 था। यानी नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फरवरी और मार्च में आता है। तो आपको अगर ये एग्जाम लिखना है कभी भी 2021, 22, 23 कभी भी, तो आप जनवरी फरवरी से यूपीएससी की साइट देखना शुरू कर सकते हैं उस समय, या इनका यूपीएससी की साइट पे एक पूरा एनुअल कैलेंडर भी आता है, उसे भी आप देख के पता कर सकते हैं। अब इसके बाद है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ वैकेंसीज फिक्स नहीं है, ये हर साल चेंज होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लगभग 1000 एक मैंने एवरेज लिखा है, बट ये कभी 1100 भी होता है, कभी 1200 भी होता है, कभी 700 भी होता है, कभी 600 भी होता है, कभी, तो इस तरीके से हर साल चेंज होता है। बट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने 1000 लिखा है। जैसे 2020 जो इस बार का नोटिफिकेशन है उसमें 796 वैकेंसीज है, यानी ऑलमोस्ट 800 हो गए। तो 800 यानी 1000 से 200 कम 800 वैकेंसीज हैं। ये हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। इसके बाद पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए पेनाल्टी है ये, लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स के जो 2 एग्जाम होंगे उसमें आप रॉन्ग आंसर लिखते हैं तो उसके लिए पेनाल्टी होगी, और ये जो पेनाल्टी होगी ये 0.33 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। इसके बाद है सर्विसेज आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप कौन कौन से सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे प्रेस्टिजियस है जिसको लिए ये लोग तैयारी करते हैं वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये सबसे प्रीमियम पोस्ट है और इसी के लिए लोग तैयारी करते हैं। तो आईएएस मिल सकता है। आईएएस के बाद इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जैसे आप एम्बेसडर वगैरह होते हैं दूसरी कंट्रीज में, वो आईएफएस से जाते हैं। उसके बाद आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में बड़े पोस्ट मिलते हैं। इसके बाद भी और भी पोस्ट होते हैं, बट वो इस रेपुटेशन के नहीं होते। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस रेपुटेशन के नहीं होते, बट फिर भी ये बहुत ही अच्छे पोस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। तो जो कुछ मैंने सारे तो नहीं लिखे, बट कुछ लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए। इसके साथ ही और भी 10-15 होते हैं सर्विसेज जिनके अलग अलग नाम हैं। तो अगर आपको सबके नाम जानना है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।